नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में चलेगा यह ऑपरेशन। क्षेत्र में दहशत फैला रहे आतंकवादियों को खदेड़ना है मकसद। हिमाचल में 2024 की जनवरी बना पिछले 120 सालों में सबसे सूखा महीना। इसके पहले सबसे सूखी जनवरी का रिकॉर्ड बना था 1996 में। कारण है पश्चिमी विक्षोभ, अल नीनो और जेट स्ट्रीम। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर कही बड़ी बात। कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हैं बेहद जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखता है सुरक्षा परिषद। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपने एक कहावत सुनी है, भारतीय सेना को अगर छेड़ा तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। अभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बजूका से दिया जाता है। देखिए, साल 2023 सेना के हिसाब से कुछ ठीक नहीं गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2023 में सुरक्षा बलों पर 3 बड़े हमले हुए। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में आतंकवादियों ने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल में कई हमले भी किए। इन हमलों में 20 सैनिक मारे गए। माना जाता है कि यह कारस्तानी ज्यादातर विदेशी आतंकवादियों की है। अब जब सेना पर हमला हुआ है तो सेना भला चुप क्यों बैठे? सेना मुंह तोड़ नहीं बल्कि मुंह, कमर, हाथ, पैर यानी अष्ट अंग तोड़ जवाब देगी। खबर यह है कि हाल ही में सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए पीर पंजाल रेंज के दोनों किनारों पर सेना तैनात की गई है। इन आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में सैनिकों पर कई हमलों को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के एक हिस्से के रूप में अतिरिक्त सैनिकों की कम से कम 3 ब्रिगेड तैनात की जा रही हैं ताकि सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सके। उम्मीद की जाएगी कि ऑपरेशन सर्वशक्ति सफल हो, लेकिन ऑपरेशन सर्वशक्ति लगभग 20 साल पहले हुए एक खास ऑपरेशन की याद भी दिलाता है। 2 दशक से भी पहले सेना द्वारा इन्हीं जंगलों में तब तक का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया गया था। क्या आप उस ऑपरेशन का नाम बता सकते हैं? स्क्रीन को पॉज करके ऑपरेशन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको बता दें कि 2003 में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था। इस ऑपरेशन का मकसद सीमा पार से घुसपैठ करने वाले ऐसे आतंकवादियों को बाहर खदेड़ना था जो पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में घने जंगलों, खासकर पुंछ के हिलकाका क्षेत्र में शिविर लगाते थे। अब चलिए समझते हैं कि ऑपरेशन सर्प विनाश की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी। उस समय 1999 में हुए कारगिल युद्ध की यादें ताजा थीं, भारत के दिमाग में भी और पाकिस्तान के ज़हन में भी। हार का बदला लेने के लिए लगातार प्रयास जारी थे। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को संसद पर नापाक आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। यह चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि सेना को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि एलओसी के पार 300 से अधिक आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया है और सुरनकोट और हिलकाका के इलाकों में कैंप भी लगा लिए हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित कई संगठनों से संबंधित थे और इन्होंने क्षेत्र में आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। स्थानीय मासूम लोग और सेना इनके निशाने पर थे। इनकी आतंकी गतिविधियों के कारण ये क्षेत्र पर हावी हो रहे थे और दुर्गम भौगोलिक सिचुएशन इनको छुपने में मदद भी कर रही थी। इन आतंकवादियों ने बकरवाल समुदाय के ढोकों में अपना सेफ हाउस बनाया और यहीं से ये कम्युनिकेट और ऑपरेट करते थे। ढोका मतलब इंसान और जानवरों के आश्रय स्थल को ढोका कहते हैं। फिर क्या था? बिलों में छिपे सांपों को बाहर निकालने के लिए सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन 3 प्रमुख चोटियों से घिरे लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ऊंचे जंगली पहाड़ों में हुआ। इस ऑपरेशन में लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। ऑपरेशन में करीब 100 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के हथियार, विस्फोटकों के जखीरे और लगभग 7,000 केजी राशन, दवाएं और संचार उपकरण बरामद किए गए। देखिए, ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए सबसे छोटे रास्तों में से एक है। दूसरा, यहाँ घने जंगल और खड़ी पहाड़ी ढलानें हैं जो इस क्षेत्र को पर्याप्त कवर प्रदान करती है। मतलब यहाँ आतंकवादी आसानी से छिप जाते थे। ऑपरेशन सर्प विनाश ने आतंकवादियों को खदेड़ दिया और क्षेत्र में शांति ला दी। यह शांति की स्थिति 2017-18 तक चली, लेकिन 2021 के बाद से इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर
कई उच्च तीव्रता वाले हमले देखे गए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हजारों का खर्च करके 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर की ठंड से बचने वाले महंगे कपड़े खरीद के बर्फ के गोले बनाकर खेलना, गुलमर्ग और पहलगांव जैसी जगह पर स्कीइंग करना और तरह तरह की हजारों ख्वाहिशें लिए हिमाचल या कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं और आप वहां देखते हैं कि जनवरी के महीने में भी बर्फ का एक कतरा भी नहीं है। बर्फ वैसे ही गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। आपका दिल वैसे ही टूटेगा जैसे आजकल शेयर मार्केट टूट रहा है। देखिए, जनवरी आमतौर पर वो महीना है जब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढके होते हैं, लेकिन इस बार सर्दी में इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्कता देखी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद से 2024 की जनवरी सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया। यहां जनवरी में सामान्य बारिश की तुलना में 99.7% की कमी दर्ज हुई है। इस साल के पहले तक सबसे सूखी जनवरी का रिकॉर्ड 1996 में बना था, जिसमें 99.6% की कमी दर्ज की गई थी। आइए अब समझते हैं कि बर्फबारी न होने के पीछे क्या कारण है। बर्फबारी की कमी और इसके कारण उत्तर भारत में तीव्र शीतलहर के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। ये कारण है, पहला, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या में गिरावट, प्रचलित अल नीनो स्थितियां और एक मजबूत जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति। आइए समझते हैं कि ये 3 कारक बर्फबारी को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, बर्फबारी के लिए पर्याप्त नमी के साथ साथ वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना जरूरी है। ध्यान रखिए, नमी होना तो बहुत जरूरी है। तो इस मौसम में नमी लाता कौन है? जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वे तूफान हैं जो मध्य अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और पूरे उत्तर भारत में बारिश लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब तापमान कम होता है तो इससे बर्फबारी होती है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो गेहूं की खड़ी फसल के लिए विनाशकारी होता है। एक बात और, इस बार आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में जमकर कोहरा पड़ा था और विजिबिलिटी 0 हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, कोहरे और पश्चिमी विक्षोभ में भी एक संबंध है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ कोहरे को खत्म कर देते हैं, जिससे जमीन पर धूप ज्यादा मिलती है। इससे क्या होता है? इससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने के कारण पानी उपलब्ध होता है। ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा, सिंधु और यमुना नदियों को पानी उपलब्ध होता है। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी की अवधि में 5 से 7 WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार असामान्य घटना हुई है। इस बार सर्दियों में इस क्षेत्र में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उपस्थित नहीं था। हालांकि इस अवधि में भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ उपस्थित थे, लेकिन उनका प्रभाव मुख्य रूप से गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमित था। कुल मिलाकर उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के न होने से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य से 80% कम बारिश हुई। अब समझते हैं कि अल नीनो का बर्फबारी पर कैसा प्रभाव देखने को मिला। भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के न होने के मामले में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की अल नीनो की भूमिका हो सकती है। अल नीनो के कारण दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ की संख्या कम रही है। इस कारण से भारत ने अब तक का सबसे गर्म दिसंबर दर्ज किया। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके ने इस बार इस अवधि में 83% वर्षा की कमी दर्ज की है। ये इलाका आमतौर पर इस मौसम में कुल बारिश का लगभग 1/3 भाग दर्ज करता है। एक बात यह भी है कि पश्चिमी विक्षोभ को जिस समय आना चाहिए ये उस समय नहीं आ पा रहा है। अब फरवरी और मार्च में पश्चिमी विक्षोभ की संख्या बढ़ रही है, जिससे विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आ रही है। उदाहरण के लिए पिछले साल फरवरी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। वास्तविकता यह है कि पश्चिमी विक्षोभ का पारंपरिक पैटर्न 2019 से बाधित हो गया है। अब ये समझते हैं कि जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम क्या भूमिका निभाती हैं। जेट स्ट्रीम शक्तिशाली हवाएं होती हैं जिनकी गति 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो समुद्र तल से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। वे पश्चिमी विक्षोभ की वाहक होती हैं। इन पर ही सवार होकर पश्चिमी विक्षोभ भारत आते हैं। मॉनसून की वापसी के बाद जेट स्ट्रीम शुरू होती हैं और अरब सागर से नमी खींचने का काम करती हैं। हाल के वर्षों में जेट धाराएं हिमालय के उत्तर की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, जिससे भारत के उत्तरी पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर नहीं दिखा पा रहा।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस नई दिल्ली आए थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार बहुत जरूरी है। सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। फ्रांसिस ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र भू राजनीतिक अस्थिरताओं का मुकाबला करने में UNSC के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं है और अब तक शांति और सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में असमर्थ रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, खासकर सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर फ्रांसिस के स्टैंड की सराहना की। तो चलिए समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें क्या समस्याएं हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे साल 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। ध्यान दीजिए कि इन 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। खास बात यह है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, वीटो शक्ति। वीटो पावर का मतलब है निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद का सबसे मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इसके लिए यह दुनिया भर में शांति अभियानों को चलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करता है और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई भी करता है। सबसे खास बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र की इकलौती संस्था है जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखती है। अब यह समझते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत क्यों है। देखिए, सुरक्षा परिषद का गठन 1945 की भू राजनीति के हिसाब से किया गया था। तब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध का दंश झेल रही थी। आज की मौजूदा भू राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बहुत अलग हो चुकी है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। यूं तो कई सुधारों की जरूरत है, लेकिन सबसे खास सुधार होने चाहिए वो है संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया में बदलाव। इसको ऐसे समझिए, मौजूदा वक्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहां विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही रहती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को भी मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसमें फिलहाल अमेरिका की तूती बोलती है। हाल ही में खबर आई है कि यूरोपीय संघ थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौर की बातचीत शुरू करने वाला है। आपको बता दें कि पहले दौर की वार्ता पिछले सितंबर में ब्रुसेल्स में आयोजित हुई थी। आप ये भी जानिए कि चीन, अमेरिका और जापान के बाद यूरोपीय संघ थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कितना बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसको आप इस डेटा से समझिए। 2023 के पहले 10 महीनों में यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $34.8 बिलियन का था। आपको बता दें कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कई सालों से सुस्त पड़ी है। 2014 में थाईलैंड में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। इस तख्ता पलट का यूरोपीय संघ ने विरोध किया था। विरोध के कारण मुक्त व्यापार समझौते की कोई भी वार्ता नहीं हो पा रही थी। अब लगभग 1 दशक बाद यूरोपीय संघ और थाईलैंड पिछले मार्च में वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। ये यहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री ने व्यापार सौदों को अपनी आर्थिक नीति के केंद्र में रखा है। श्रेथा थाविसिन ने इस महीने की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की थी। इसके साथ ही थाईलैंड इस साल श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के व्यापार ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार वार्ता करने का इरादा रखता है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कई वर्षों से मंदी में है। 2023 में इसमें केवल 2.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता थाईलैंड के लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि थाईलैंड वर्तमान में यूरोपीय संघ से सबसे अधिक आयात शुल्क दरों का सामना कर रहा है, लगभग 11.5% के आसपास। वहीं मलेशिया के लिए यह दर 5.6% है और इंडोनेशिया के लिए 8.1%। अगर
यूरोपीय संघ के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो जाता है तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को एक अच्छा खासा बढ़ावा मिल सकता है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते से थाईलैंड की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 1.2% तक बढ़ जाएगी और वार्षिक निर्यात और आयात लगभग 2.8% बढ़ जाएगा। यह भी समझने वाली बात है कि यह समझौता दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ की रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को और भी मजबूत करेगा। यूरोपीय संघ ने पहले से ही वियतनाम और सिंगापुर के साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर ली है। इसके साथ ही इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ अन्य समझौतों पर फिलहाल बातचीत चल रही है। ये भी समझते हैं कि यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में क्या प्रमुख मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा गर्म है कि यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच दूसरे दौर की बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है। तनावपूर्ण क्यों? तनावपूर्ण इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मत्स्य उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं। थाई वार्ताकार चाहते हैं कि यूरोपीय संघ कृषि और मत्स्य आयात पर प्रतिबंधों में ढील दे। इस समझौते में यही सेक्टर एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। इसके साथ ही थाईलैंड का कहना है कि यूरोपीय संघ थाईलैंड के किसी भी मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते के मुकाबले अधिक व्यापक और उच्च क्षमता वाले समझौते की मांग कर रहा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पिछले कुछ समय से चर्चा में है। यह एक संचार प्रक्रिया है जो दो उपकरणों के बीच साझा किए जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, या यूं कहें तो यह डेटा को अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से बचाने का एक तरीका है। यह डेटा को एक गुप्त कोड में परिवर्तित करने का काम करता है जिसे केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही समझता है। यह विभिन्न मामलों के लिए उपयोगी है, जैसे ऑनलाइन संचार सुरक्षित करना, संवेदनशील जानकारी संग्रहित करना और डिजिटल पहचान सत्यापित करना। 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई। आपको बता दें कि इसे मनाए जाने की शुरुआत 2011 में की गई थी। इसी के साथ 25 जनवरी 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे किए। ओडिशा सरकार विश्व में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है। इस सफारी की स्थापना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास की जा रही है। सिमलीपाल एकमात्र स्थान है जहां जंगली मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। इन्हें काले बाघ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनकी धारियां सामान्य बाघ की तुलना में अधिक गहरी होती हैं। आपको बता दें, मेलेनिन नामक वर्णक या आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण जिन जीव जंतुओं की त्वचा या बाल बहुत गहरे काले रंग के हो जाते हैं उन्हें मेलेनिस्टिक जीव कहा जाता है। मणिपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इसके पीछे कारण अरमबाई तेंगगोल संगठन है। दरअसल हाल ही में सांसद, विधायक और अरमबाई तेंगगोल के सदस्यों के बीच एक बैठक हुई। अरमबाई तेंगगोल संगठन की शुरुआत 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह एक कट्टरपंथी संगठन में बदल गया और यह उन दो कट्टरपंथी मैतेई संगठनों में से एक है जिन पर मैतेई कुकी झड़पों में शामिल होने का संदेह है। दूसरा संगठन मैतेई लिपुन समूह था। हाल ही में विक्टोरिया झील के जीर्णोद्धार करने के लिए दर एस सलाम नाम की बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्श आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद द्वारा किया गया। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के साथ सीमा साझा करती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, कौन सा राज्य विश्व में अपनी तरह के पहले मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित करने जा रहा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस देश के साथ सीमाएं साझा नहीं करती? तंजानिया, युगांडा, केन्या या फिर नाइजीरिया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। एक्सरसाइज खंजर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोह से हुई। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। सही विकल्प का चयन करना था। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था,
कोप का नियम किससे संबंधित है? कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से, जलवायु परिवर्तन से होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और एक बात हाँ, कि इस बुलेटिन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।